इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें कि दिया गया है अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास, इससे संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और यहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर निश्चित रूप से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए, पहला प्रश्न जो है, भारत को आज़ादी कब मिली, पूरी तरह से निचोड़ लेकर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न इसमें जो दिया गया है, भारत को आज़ादी कब मिली, यानी भारत जो आज़ाद हुआ, भारत जो स्वतंत्र हुआ अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद, जो भारत आज़ाद जो हुआ 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत को जो आज़ादी मिली वो मिली 15 अगस्त 1947 को। भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न है कि आज़ादी से पहले लगभग कितने वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था, यानी 15 अगस्त 1947 के पहले लगभग कितने वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था? तो लगभग 200 वर्षों तक, यानी भारत पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, भारत अंग्रेजी शासन के गुलामी के पहले लगभग 200 वर्षों के शासनकाल तक भारत को किस नाम से जाना जाता था? बेहतरीन प्रश्न है। जिस समय भारत पर अंग्रेज़ों ने अपना शासन स्थापित किया, उसके पहले भारत को जो जाना जाता था वो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत अंग्रेजी शासन के गुलामी के पहले लगभग 200 वर्षों के शासनकाल तक भारत को किस नाम से जाना जाता था? उस समय भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था, किस नीति को अपनाकर शासन किया था? अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था, किस नीति को अपनाकर भारत पर शासन किया था अंग्रेज़ों ने? तो ये भारत पर जो अंग्रेज़ों ने शासन किया था, ये शासन किया था फूट डालो और शासन करो नीति के आधार पर। यानी प्रश्न पूछा गया था इस तरह से, अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इस भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी शासन ने उपनिवेश बनाकर रखा था, किस नीति को अपनाकर शासन किया था? तो ये नीति है फूट डालो शासन करो। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? कथन दिया गया है और कथन यहाँ पर यह है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। यह कथन किस अर्थशास्त्री का? ये जो कथन है ये एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है आर्थर लेविस। इसी आर्थर लेविस का ये कथन है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है और यह कथन जो दिया था एक शास्त्री का है और ये अर्थशास्त्री का नाम है ब्राउन। यानी ब्राउन जो है एक अर्थशास्त्री है, यानी अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक हैं। इसी वैज्ञानिक के अनुसार इन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था के संरचना या ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न देखने के लिए मिला, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। VVI हम कर दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया और ये 3 वर्ग है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को ही बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यह सेवा क्षेत्र, इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा।
अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र कहते किसको हैं, ये भी प्रश्न बनेगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र बोलिए या कृषि क्षेत्र बोलिए, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का ही अन्य नाम है कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, कृषि क्षेत्र। और इसके अंतर्गत कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसा व्यवसाय आते हैं। यहाँ आप लोगों के लिए प्रश्न इस तरह से बनेगा, कृषि इनमें से किस क्षेत्र के अंदर आता है, और वहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इस तरह से वहाँ पर ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को सीधा आंसर कर देना है, कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से जो आता है, कृषि के साथ पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, कच्चे सामान की उपलब्धता, ये सारा चीज़ आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। यानी औद्योगिक क्षेत्र जो बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, वो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आता है। अब देखिए तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा भी कहा जाता है, यानी कि सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा का क्षेत्र। और इसके अंतर्गत जो आता है, बैंक आता है, बीमा आता है, परिवहन आता है, संचार आता है और व्यापार, इस तरह का जितना भी व्यवस्था है वो तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंदर आता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री होंगे, वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। ध्यान रखिएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री होंगे, वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न इसी से है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री होंगे, वही योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। और पहले अध्यक्ष यानी कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको भी ध्यान रखिएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी भी पढ़े थे हम लोग। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को पूर्ण रूप से जो समाप्त कर दिया गया, वो 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग को समाप्त कब किया गया, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया। और इसी योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग लाया जिसका नाम है नीति आयोग। ध्यान रखिएगा, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किसको लाया गया है, नीति आयोग को। और नीति आयोग को जो लाया गया है, नीति आयोग को जो लाया, वो लाया 1 जनवरी 2015 को। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। किसके स्थान पर हुई है, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर। देखिए यहाँ प्रश्न ये है, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग की स्थापना किया गया। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग की स्थापना किया गया, तो हम लोग पढ़े अभी। योजना आयोग के स्थान पर किसको लाया गया, नीति आयोग को लाया गया है। और नीति आयोग की जो स्थापना होती है, वो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को।
और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, जो देश के प्रधानमंत्री होंगे, देश के प्रधानमंत्री जो होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इस तरह से नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बने, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। और वर्तमान समय में भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की जो योजना है उसको पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। 5 वर्षों का जो योजना होता है उसको पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो 1951 से 56 के बीच में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से लेकर 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है 2007 से लेकर 2012 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना ये अवधि है। इसी में अगला प्रश्न बनेगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक का अवधि रहा? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961 तक का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर में दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है। तो यहाँ से ये तीनों सवाल का उत्तर आप लोग याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 12 के बीच रहा है, और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के बीच रहा है। 1956 से 1961 के बीच का जो है टाइम पीरियड, इसमें भारत के अंदर दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको कि बोलते हैं हम लोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है और कितनी बार एग्जाम में ये देखने के लिए मिला, इसको VVI कर लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई है ये 6 अगस्त 1952 को हुई है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को। अगला प्रश्न, ATM का पूर्ण रूप क्या होता है? ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ध्यान रखिएगा इसको, ये भी कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। ATM का पूर्ण रूप यानी ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है ATM का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, यानी प्रति व्यक्ति आय जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए है राष्ट्रीय आय को भाग दे देते हैं कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या जो होता है यहीं से निकलता है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या, ये होता है प्रति व्यक्ति आय निकालने का फार्मूला। इसको ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय निकालने का फार्मूला क्या है? राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या, यहाँ से क्या निकलता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा किसने दिया है? मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो अवधारणा का देन दिया है, यानी ये जो दिया है वो दिया है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिसका नाम है महबूब उल हक। इसी महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक की शुरुआत किया, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत किया है। यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाता है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, यह किसने दिया है? तो हम लोग आंसर करेंगे डॉक्टर महबूब उल हक, पाकिस्तान की अर्थशास्त्री है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक। इसी ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दिया है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI के कितने आधार हैं? मानव विकास सूचकांक के जो आधार हैं वो 3 आधार हैं। मानव विकास सूचकांक के कितने आधार हैं? 3। पहला है जीवन आशा, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर। तो इस तरह से मानव विकास सूचकांक का जो आधार है वो 3 है, जीवन आशा, शिक्षा और जीवन स्तर। ये 3 स्तंभ जो है ये है मानव विकास सूचकांक की स्तंभ।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष जारी किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। भारत का पहला राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष जारी किया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया था 23 अप्रैल 2002 को। भारत का पहला राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। कहाँ से? तो नई दिल्ली से। और किस संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित करवाया था? तो वह है योजना आयोग। यानी योजना आयोग के द्वारा ही भारत में पहला राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करवाया था। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो भारत में पहली बार जारी किया गया था उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, कौन कौन से राज्य बीमारू राज्य हैं? यानी कौन कौन से राज्य हैं जो बीमारू राज्य के अंदर आते हैं? तो ये राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। कौन कौन से राज्य हैं जो बीमारू राज्य के अंदर आते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से जो है वो है बिहार। इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार जो है एक तरह से बीमारू राज्य के अंदर आता है और ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा भी जाता है। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन जब होता है तो उसको कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसको भी ध्यान रखिएगा, वस्तु से वस्तु का लेन देन, अगर एक वस्तु देकर दूसरा कोई वस्तु लेते हैं तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। दूसरा है मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय, यानी मुद्रा देकर कोई वस्तु को लेते हैं या सेवा लेते हैं उसको मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मौद्रिक प्रणाली के अंदर क्या होता है? मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय। अगर हम लोग रुपया देकर कोई वस्तु खरीदते हैं या फिर किसी तरह का सेवा लेते हैं तो उसको मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। तीसरा है बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली क्या होता है? बैंकिंग प्रणाली बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन। बैंक यानी कि कोई भी सामान के लिए हम लोग अगर भुगतान करते हैं तो उसके भुगतान के लिए चेक का प्रयोग करते हैं, चेक काट के दे देते हैं, तो इसके द्वारा जो विनिमय करते हैं इसको बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते में दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर। कोर बैंकिंग प्रणाली होता है संकेत, यानी किसी संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से जो दूसरा व्यक्ति दूर में स्थित है उस व्यक्ति को बैंक के माध्यम से पैसा का जो हस्तांतरण किया जाता है यानी ट्रांसफर किया जाता है उसको कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। देखिए एटीएम प्रणाली, प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत का आधार कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा। यानी एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है और इस कार्ड पर सूक्ष्म रूप से कुछ संकेत लिखे गए हैं और उस संकेत के माध्यम से हम लोग बैंक में अपना कोड जो सूक्ष्म यानी कि छिपा हुआ कोड रहता है उसके माध्यम से कहीं पर केंद्र में यानी देश के अंदर कहीं पर भी जाके पैसा निकाल सकते हैं, वो है एटीएम। और है अब डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है? बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करना। डेबिट कार्ड जिसके माध्यम से कि अपने खाते में जमा किए गए पैसे अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं तो उसको डेबिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड देखिए, क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसा अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना। यानी कि कोई भी वस्तु खरीदने के लिए आप गए हैं, मान लीजिए आपके पास कम पैसे आ रहे हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी सामान को खरीद सकते हैं। अब देखिए इसी में और कुछ सवाल बनेगा। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो हुआ था ये 1917 में हुआ था और गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था।
अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका? बेहतरीन प्रश्न है, इसको निश्चित रूप से आप लोग VVI के अंदर रखिए। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये जो कथन है ये कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिए। इनका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं, छात्र दिवस, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जयंती प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को, किस तरह से? छात्र दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, बिहार से झारखंड राज्य कब अलग हुआ? ये जो बिहार है, इस बिहार से झारखंड राज्य जो अलग हुआ, ये अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार से झारखंड किस वर्ष अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इस बिहार से झारखंड अलग हुआ। और इसके पहले जो है इसी बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। उड़ीसा कब अलग हुआ था? उड़ीसा जो अलग हुआ था, उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को इसी बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्कल दिवस, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। गरीबी, ये जो गरीबी है ये कैंसर रोग की तरह है, यह किस अर्थशास्त्री ने बताया? गरीबी एक कैंसर रोग की तरह, यह जो बताया है ये बताया कुजनेट ने। कुजनेट एक अर्थशास्त्री है, इसी कुजनेट अर्थशास्त्री ने गरीबी को कैंसर के रूप में बताया है। अगला प्रश्न है, BPL का पूर्ण रूप क्या होता है? BPL, इस BPL का पूर्ण रूप होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ध्यान रखिएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है BPL का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा में कितने दिनों का रोजगार की गारंटी होती है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी होता है? तो इसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी होता है, 100 दिन। इसके आगे का जो भी प्रश्न होगा उसमें भी और भी प्रश्न रह गए हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आप लोगों को किस तरह का लगा निश्चित रूप से कमेंट में बताइए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।